फिल्म की शुरुआत नोआ नाम की एक लड़की से होती है जो अपने डेट का इंतजार करते हुए डेटिंग ऐप स्क्रॉल कर रही होती है। तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली से बात करती है और चिढ़कर बताती है कि उसका डेट अभी मैसेज करके बोल रहा है कि कैश लेकर आना। मॉली को ये बहुत घटिया लगता है और वो नोआ को मिलने से मना करती है, लेकिन नोआ कहती है कि वो पहले ही वहां पहुंच चुकी है और उसे भूख भी लगी है। थोड़ी देर बाद उसका डेट चैड आता है, लेकिन असलियत में वो और भी ज्यादा अजीब और बदतमीज निकलता है। डिनर के दौरान वो नोआ के कपड़ों का मजाक उड़ाता है, बचा हुआ सारा खाना खुद पैक करवा लेता है और ऊपर से बिल भी नोआ से ही भरवाता है। इतना ही नहीं, वो वहां की चीनी वेट्रेस पर नस्ल भेदी कमेंट भी करता है, जिससे नोआ और परेशान हो जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद चैड नोआ के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ बड़े शांति से कहती है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये बात चैड के ईगो पर लग जाती है और वो गुस्से में नोआ को बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद नोआ एक सुपरमार्केट में ग्रोसरी खरीद रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक हैंडसम आदमी स्टीव से होती है। दोनों अंगूरों को लेकर मजेदार बातें करने लगते हैं। स्टीव काफी चार्मिंग लगता है और जाते जाते थोड़ा झिझकते हुए नोआ का नंबर मांग लेता है। नोआ भी बिना सोचे अपना नंबर दे देती है। अगली सुबह नोआ मॉली को उस क्यूट लड़के के बारे में बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि स्टीव ने अभी तक कोई मैसेज नहीं किया। मॉली मजाक में कहती है कि शायद वो शादीशुदा होगा, लेकिन नोआ हंसकर बात टाल देती है। कुछ समय बाद आखिरकार स्टीव का मैसेज आता है और दोनों उसी रात एक बार में मिलते हैं। उनकी बातचीत बहुत आसानी से चलती है। स्टीव बताता है कि वो एक डॉक्टर है और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में स्पेशलिस्ट है। जब वो नोआ के परिवार के बारे में पूछता है तो नोआ बताती है कि उसकी जिंदगी में अब ज्यादा कोई नहीं बचा, न कोई भाई बहन, पिता का काफी पहले निधन हो चुका है और माँ कहाँ है उसे भी नहीं पता। दोनों साथ में काफी अच्छा वक्त बिताते हैं और बाद में नोआ के घर पहुंचते हैं, जहाँ दोनों करीब आने लगते हैं। शुरुआत में स्टीव कहता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता और दोनों रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह नोआ सोते हुए स्टीव की एक फोटो लेती है। उसके जाने के बाद वो मॉली को पिछली रात की सारी बातें बताती है। मॉली तुरंत उसका इंस्टाग्राम मांगती है ताकि वो उसे स्टॉक कर सके, लेकिन नोआ बताती है कि स्टीव किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं है। मॉली को यह बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है, लेकिन नोआ इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद नोआ और स्टीव एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। नोआ उसे अपनी पसंदीदा रिब्स ट्राई करने को कहती है, लेकिन स्टीव बताता है कि वो मांस नहीं खाता। फिर वो पूछता है कि क्या नोआ ने उसके बारे में किसी को बताया है, तो नोआ कहती है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को सब बताया है। कुछ डांस और मस्ती के बाद स्टीव अचानक नोआ को कहीं घूमने चलने का ऑफर देता है। प्यार में डूबी नोआ बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर देती है। अगले दिन नोआ ट्रिप के लिए पैकिंग करती है और मॉली को बताती है कि वो स्टीव के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रही है, लेकिन जगह कहाँ है ये स्टीव ने सरप्राइज रखा है। मॉली को ये सब बहुत संदिग्ध लगता है क्योंकि नोआ उस आदमी को मुश्किल से जानती है। नोआ उसे समझाने के लिए स्टीव की सोते हुए फोटो भेजती है, हालांकि उसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। कुछ देर बाद स्टीव नोआ को लेने आता है और कहता है कि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए बेहतर होगा कि वो आज रात उसके घर रुके और कल निकले। नोआ मान जाती है और दोनों शहर छोड़कर लंबी ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। घंटों सफर करने के बाद वे एक सुनसान जंगल के बीच बने शानदार घर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाते ही नोआ को पता चलता है कि वहां फोन का नेटवर्क नहीं है। वो वाईफाई का पासवर्ड पूछती है, लेकिन स्टीव उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर वो नोआ को एक कॉकटेल ऑफर करता है। ड्रिंक पीते हुए नोआ कहती है कि उसका घर इतना शानदार है कि उसे खुद छोटा महसूस हो रहा है। इस पर स्टीव मुस्कुराकर कहता है कि उसे नोआ की यही बात पसंद है, वो जैसी है वैसी ही रहती है, दिखावा नहीं करती। नोआ को चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है, जहाँ स्टीव एक कोने में बैठा उसे डरावनी निगाहों से घूर रहा होता है। घबराई हुई नोआ पूछती है कि आखिर हुआ क्या, और तभी स्टीव ठंडे अंदाज में सच बताता है, उसने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाया था। शुरुआत में नोआ को लगता है कि स्टीव मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं जब वो देखती है कि उसके हाथ जंजीरों से फर्श में जकड़े हुए हैं। घबराई हुई नोआ रोने और चिल्लाने लगती है, लेकिन स्टीव गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है और शांत रहने का आदेश देता है। फिर स्टीव एक ऐसा खौफनाक सच बताता है जिसे सुनकर नोआ की रूह कांप जाती है। वो कहता है कि वो उसके शरीर का मांस बेचने वाला है, क्योंकि लोग इसके लिए बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं, लेकिन क्योंकि ताजा मांस ज्यादा कीमती होता है इसलिए वो उसे तुरंत मारने वाला नहीं है। उसका इरादा है कि नोआ को ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखा जाए। डरी हुई नोआ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव आसानी से उसे काबू में कर लेता है और उसे ओवर ड्रामेटिक होना बंद करने को कहता है। उधर शहर में मॉली परेशान होने लगती है क्योंकि ट्रिप पर जाने के बाद से नोआ ने उससे कोई संपर्क नहीं किया। तभी उसे नोआ के नंबर से एक मैसेज मिलता है कि वे लोग कॉटेज ग्रोव नाम की जगह पर हैं, जहां नेटवर्क ठीक नहीं है। साथ ही एक झरने की तस्वीर भी भेजी जाती है। कैद में फंसी नोआ बेतहाशा अपनी जंजीरें खोलने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तभी पास वाले कमरे से एक औरत की आवाज आती है। वो खुद को पेनी बताती है और कहती है कि वो भी यहाँ कैद है और धीरे धीरे उसका शरीर काट कर खाया जा रहा है। घबराई हुई नोआ पूछती है कि वो यहाँ कब से है, लेकिन पेनी कहती है कि उसे अब समय का अंदाजा ही नहीं रहा। नोआ कहती है कि उसके परिवार और दोस्त जरूर उसे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन पेनी उदासी से बताती है कि उसकी जिंदगी में भी कोई नहीं है, बिल्कुल नोआ की तरह। फिर
पेनी एक और कैदी मेलिसा के बारे में बताती है जो सबसे लंबे समय से यहाँ बंद है और अब धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रही है। दूसरी तरफ मॉली नोआ के नंबर पर लगातार चैट कर रही होती है, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो झरने वाली तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च करती है और हैरान रह जाती है जब पता चलता है कि फोटो किसी वेबसाइट से चुराई गई थी। इसी बीच फिल्म एक और डरावना रूप लेती है। स्टीव अपने काम का आनंद लेते हुए दिखाई देता है। वो म्यूजिक पर डांस करते हुए एक औरत की जांघ का मांस काट रहा होता है जो शायद मेलिसा की होती है। फिर वो उस मांस को पैक करके अलग अलग डिब्बों में भरता है जिनमें उन औरतों की निजी चीजें भी रखी होती हैं। कुछ देर बाद एक डिलीवरी वाला उन बॉक्सों को लेने आता है। डिब्बों पर बने शैतानी निशान इस बात का संकेत देते हैं कि ये सब किसी बड़े और खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है। इसके बाद स्टीव नोआ के पास खाना लेकर आता है, लेकिन नोआ खाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे नहाना है। स्टीव उसकी जंजीरें खोल देता है और उसे अच्छा व्यवहार करने को कहता है, फिर बाथरूम की तरफ ले जाता है। लेकिन रास्ते में ही नोआ भागने की कोशिश करती है। हालांकि स्टीव उसे आसानी से पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद नोआ की आंख खुलती है। वो खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर पाती है। उसका शरीर सुन्न पड़ा होता है और वो हिल भी नहीं पा रही होती। तब स्टीव ठंडे लहजे में बताता है कि उसने उसे एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया है और अब वो उसके शरीर का हिस्सा काटने वाला है। नोआ रोते हुए उससे रुकने की भीख मांगती है, लेकिन स्टीव कहता है कि ये उसकी सजा है। इसके बाद वो बेरहमी से उसे घायल कर देता है। उधर शहर में मॉली अपने एक्स बॉयफ्रेंड पॉल से मिलने जाती है, जो उस रात बारटेंडर था जब नोआ और स्टीव पहली बार मिले थे। मॉली उसे बताती है कि उसे डर है कि नोआ किसी बड़ी मुसीबत में है। वो स्टीव की जानकारी मांगती है क्योंकि उसने बार में कार्ड से पेमेंट किया था। शुरुआत में पॉल डरता है कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, लेकिन मॉली के समझाने पर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नोआ दर्द से तड़पते हुए फर्श पर रेंग रही होती है। वो पेनी से बात करते हुए कहती है कि उसे खुद से घिन आ रही है कि वो स्टीव के साथ सोई थी। ये सुनकर पेनी हैरान रह जाती है। वो बताती है कि उसने कभी स्टीव के साथ रिश्ता नहीं बनाया और उससे पहले वाली लड़कियों ने भी नहीं। इसका मतलब था कि नोआ स्टीव के लिए किसी वजह से खास थी। इधर मॉली को आखिरकार स्टीव की जानकारी मिल जाती है। उसका पूरा नाम ब्रेंडन स्टीव कैंप निकलता है। जब मॉली सोशल मीडिया खंगालती है तो उसे एन कैंप नाम की एक फेसबुक प्रोफाइल मिलती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि एन दरअसल स्टीव की पत्नी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। मॉली को उनकी घर की लोकेशन भी मिल जाती है और अगले ही दिन वो वहां पहुंचने का फैसला करती है। वो ये सारी जानकारी पॉल के साथ भी शेयर करती है। उधर कैद में बैठी नोआ समय बिताने के लिए एक मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी स्टीव उसके लिए चेरी लेकर आता है। नोआ उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ रिश्ता क्यों बनाया था। स्टीव जवाब देता है कि क्योंकि वो सच में उसे पसंद करता था। जाने से पहले वो नोआ को चेतावनी देता है कि उसे ज्यादा डरना या तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे मांस की क्वालिटी खराब हो जाती है। बाद में नोआ यूं ही मैगजीन के पन्ने पलट रही होती है, तभी उसे एक छिपा हुआ नोट दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि स्टीव तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना होगा। हार मत मानो, लड़ती रहो। हैरान और डरी हुई नोआ फिर से पेनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी पेनी के शरीर के कई हिस्से काटे जा चुके होते हैं और वो इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। टूट चुकी पेनी कहती है कि अब उसने उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि उसे खुद याद नहीं कि वो पहले कैसी इंसान थी। लेकिन नोआ उसे हिम्मत रखने और लड़ते रहने के लिए कहती है। उधर शहर में मॉली एहतियात के तौर पर अपनी लाइव लोकेशन पॉल को भेज देती है ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे पता चल सके। इसके बाद वो स्टीव के असली घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा एक महिला खोलती है जिसका नाम एन होता है। मॉली बताती है कि वो अपनी दोस्त नोआ के बारे में बात करने आई है, जो एन के पति को डेट कर रही है। ये सुनते ही एन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैद में बंद नोआ के पास स्टीव आता है। इस बार नोआ पहले से ज्यादा शांत दिखाई देती है। अचानक वो उससे पूछ बैठती है, इंसानी मांस का स्वाद कैसा होता है? ये सवाल सुनकर स्टीव खुद हैरान रह जाता है। फिर वो बेहद सामान्य अंदाज में जवाब देता है कि स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा है और उसे कैसे पकाया गया है। अगर सही तरीके से बनाया जाए तो उसका स्वाद लाजवाब हो सकता है। उधर मॉली एन को स्टीव की सोते हुए फोटो दिखाती है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं होती। एन कहती है कि वो पक्का नहीं कह सकती कि वो उसका पति ही है। फिर वो मॉली को सलाह देती है कि अगर उसे अपनी दोस्त की इतनी चिंता है तो पुलिस के पास जाना चाहिए। तभी अचानक स्टीव घर लौट आता है और खुद को ब्रेंडन कहकर मॉली से मिलता है। मॉली नोआ के बारे में पूछती है, लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। मजबूर होकर मॉली माफी मांगती है और जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो नोआ का नंबर डायल करती है और अगले ही पल स्टीव की जेब से फोन बजने लगता है। ये देखकर मॉली की आंखें डर से फैल जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। तभी खुलासा होता है कि एन भी इस पूरे खौफनाक धंधे में शामिल है। दूसरी तरफ पॉल लगातार मॉली से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके मैसेज डिलीवर होना बंद हो जाते हैं। इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है।
इसी बीच स्टीव बेहोश मॉली को अपने उसी डरावने स्लॉटर हाउस में ले जाता है ताकि अब उसे भी मांस की तरह इस्तेमाल किया जा सके। बाद में स्टीव फिर नोआ के पास आता है और पूछता है कि उसने इंसानी मांस के स्वाद के बारे में क्यों पूछा था। नोआ संभल कर जवाब देती है कि वो बस उत्सुक थी। स्टीव मुस्कुराता है और उसे अपने साथ डिनर करने का न्योता देता है, साथ ही वो उसके लिए नए कपड़े भी लाता है। उधर पॉल मॉली की लाइव लोकेशन चेक करता है, लेकिन वो बंद हो चुकी होती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब स्टीव घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी एन से कहता है कि अगले दिन काम की वजह से उसे देर हो जाएगी और फिर आज अच्छी टीम वर्क के लिए उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद एन नहाने जाती है और तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है, उसकी एक टांग नकली होती है। इससे इशारा मिलता है कि शायद वो भी कभी स्टीव की शिकार रह चुकी है। अगली शाम स्टीव और नोआ एक साथ डिनर करते दिखाई देते हैं। हालांकि नोआ अभी भी जंजीरों से बंधी होती है। बातचीत के दौरान नोआ उससे उसकी कहानी पूछती है। स्टीव बताता है कि जब वो करीब 19 साल का था तब उसने पहली बार इंसानी मांस चखा था और फिर वो उस स्वाद को कभी भूल नहीं पाया। बाद में उसे अपने जैसे और लोग मिले, ऐसे अमीर लोग जो वो चीजें चाहते हैं जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर हों। फिर स्टीव नोआ को इंसानी मांस का एक टुकड़ा खाने को देता है। अंदर से घिन महसूस करने के बावजूद नोआ मजबूरी में उसका एक निवाला लेती है। स्टीव बताता है कि इस डिश की कीमत $30,000 थी और ये होप नाम की लड़की का मांस था। डिनर के बाद स्टीव नोआ को फिर से उसके कमरे में बंद कर देता है। जाने से पहले वो कहता है कि उसे नोआ पसंद है क्योंकि वो भी उसकी तरह टूटी हुई है। इसके बाद वो मॉली को ऑपरेशन रूम में ले जाता है ताकि उसके शरीर के हिस्से काट सके, जबकि दूसरी तरफ नोआ अपने खाए हुए हर निवाले को उल्टी करके बाहर निकाल देती है। पेनी नोआ से कहती है कि शायद कोई नई लड़की यहाँ लाई गई है क्योंकि थोड़ी देर पहले जो चीखें सुनाई दी थी वो मेलिसा की आवाज नहीं लग रही थी। अगली शाम स्टीव का व्यवहार नोआ के प्रति थोड़ा नरम दिखाई देता है। वो उसे एक खूबसूरत गुलाबी ड्रेस गिफ्ट करता है और फिर से उसके साथ डिनर करने का न्योता देता है। इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर बड़े ध्यान से तैयार होने लगता है, जबकि उसकी पत्नी एन के लगातार कॉल और मैसेज को नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद दोनों एक बेहद रोमांटिक माहौल में साथ डिनर करते हैं। इस बार वे इंसानी लीवर खाते हैं और स्टीव बताता है कि ये मेलिसा का था, जिसका मतलब साफ था मेलिसा अब मर चुकी थी। ये सुनकर नोआ अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने देती। इसके बाद स्टीव उसे लिविंग रूम में लगी एक पेंटिंग के पीछे छिपी सीक्रेट शेल्फ दिखाता है। वहां उन सभी लड़कियों का सामान रखा होता है जिन्हें उसने अब तक कैद किया था। ये देखकर नोआ के होश उड़ जाते हैं। वो अपना सामान वहां नहीं देखती तो स्टीव मुस्कुराकर कहता है कि उसकी चीजें वो अपने पास रखता है। तभी नोआ की नजर नीचे रखे फोन के ढेर पर जाती है और उनमें उसे मॉली का फोन भी दिखाई देता है। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है। इसके बाद दोनों वापस टेबल पर लौटते हैं। स्टीव मजाक करता है, दोनों हंसते हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन अचानक नोआ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। स्टीव उसे सांत्वना देता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। धीरे धीरे माहौल और करीबियों में बदल जाता है। दोनों डांस करते हैं, फिर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और आखिरकार बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान नोआ थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है। कुछ देर बाद वो वापस बेड पर लौटती है, लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अचानक नोआ पूरी ताकत से स्टीव पर हमला कर देती है। वो उसे बुरी तरह घायल कर देती है और तुरंत टूथपेस्ट उसकी आंखों में रगड़ देती है ताकि वो कुछ देख न सके। दर्द से तड़पता स्टीव चीखने लगता है, जबकि नोआ फौरन अपना फोन और घर की चाबियां उठाती है। फिर वो खुद को हथकड़ियों से आजाद करती है और स्टीव को कमरे में बंद करके नीचे की तरफ भागती है। नीचे पहुंचकर नोआ सबसे पहले मॉली और पेनी को आजाद करती है, लेकिन तभी तक स्टीव किसी तरह कमरे से निकल चुका होता है। तीनों औरतें एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पेनी का शरीर बुरी हालत में होता है और उसका एक अंग भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत धीरे चल पाती है। उधर ऊपर स्टीव को अचानक डंब वेटर हिलता हुआ दिखाई देता है। तभी उसमें से पेनी बाहर निकलकर उस पर हमला कर देती है और साथ ही नोआ और मॉली भी पीछे से टूट पड़ती हैं। तीनों मिलकर उसे काबू करने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्टीव बहुत ताकतवर साबित होता है। वो अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ने लगता है। एक पल ऐसा आता है जब वो नोआ को जमीन पर दबोच लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पेनी पीछे से उसकी टांग में चाकू घोंप देती है, लेकिन इसके बावजूद स्टीव रुकता नहीं और फिर से नोआ और पेनी पर हमला करने लगता है। इसके बाद किसी तरह लड़कियां वहां रखे अपने फोन उठा लेती हैं और घर से बाहर भाग निकलती हैं। उसी समय पॉल भी मॉली की आखिरी लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन जंगल के बीच बने उस डरावने घर को देखकर वो घबरा जाता है और अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी तरफ नोआ, मॉली और पेनी जंगल की तरफ भागती हैं, जबकि स्टीव फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से नोआ का नाम चिल्लाने लगता है। वो गुस्से में नोआ पर उसे धोखा देने का आरोप लगाता है और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। दूर खड़ा पॉल भी गोली की आवाज सुन लेता है, लेकिन डर के मारे वो वहां से भागने का फैसला करता है। वो कोई हीरो बनकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कुछ देर बाद एन अपने एक आदमी के साथ घर पहुंचती है। घर की हालत देखकर वो हैरान रह जाती है। उधर जंगल में स्टीव लगातार गोलियां चला रहा होता है, जबकि तीनों लड़कियां पेड़ों के पीछे छिपी होती हैं। फिर मौका मिलते ही वे तीनों अचानक उस पर टूट पड़ती हैं और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देती हैं। इसी बीच नोआ जमीन पर पड़ी उसकी बंदूक उठा लेती है और आखिरकार स्टीव के सिर में गोली मार देती है।
यही खत्म हो जाती है उस दरिंदे की कहानी। लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वे लोग जंगल के बीचों बीच फंसी हुई थी। किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी नोआ को याद आता है कि उसका फोन जंगल में कहीं गिर गया है। मजबूरी में वो उसे ढूंढने वापस जाती है। उधर एन जंगल में अपने पति स्टीव की लाश देखती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके चेहरे पर न दुख होता है और न ही सदमा। वो बिल्कुल शांत अंदाज में अपने आदमी को आदेश देती है कि लाश को अंदर ले जाकर बर्फ में रख दो। दूसरी तरफ नोआ आखिरकार अपना फोन ढूंढ लेती है। लेकिन तभी अचानक एन उसके सामने आ जाती है। एन खुद को भी एक पीड़ित की तरह दिखाती है और नोआ को स्टीव को मारने के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन अगले ही पल वो अचानक नोआ को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगती है। दूर खड़ी मॉली को नोआ की चीख सुनाई देती है। नोआ लगभग मरने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में वो घर की चाबी एन की गर्दन में घोंप देती है। घायल होने के बावजूद एन तुरंत फिर से उठ खड़ी होती है और नोआ को मारने की कोशिश करती है। तभी सही समय पर मॉली वहां पहुंच जाती है। वो गुस्से में एन के चेहरे पर बार बार हमला करती है, जब तक कि आखिरकार एन हमेशा के लिए मर नहीं जाती। इसके बाद नोआ और मॉली थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और भावुक होकर अपने प्यार और दोस्ती का इजहार करती हैं। और फिर फिल्म अपने आखिरी पल में एक अजीब लेकिन मजेदार ट्विस्ट के साथ खत्म होती है। आखिरकार नोआ के फोन में नेटवर्क आ जाता है और तभी उसे एक मैसेज मिलता है। मैसेज भेजने वाला होता है वही घटिया इंसान चैड। उसका मैसेज था, तुम जाग रही हो क्या?